Good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB Government College, भीलवाड़ा. फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास तक जो आपका MSc थर्ड सेम का है, जस्ट अ मिनट, जो आपके थर्ड सेम का जो पेपर 14 है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, उसकी जो सेकेंड यूनिट है, उसका फर्स्ट पार्ट जो एंजाइम है वो हमने शुरू कर दिया था. और उसमें इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उसका डिफरेंस हम देख चुके थे, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप पिछली क्लास देख सकते हैं. और नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ये लगभग हम पढ़ चुके थे. ठीक है, उससे आगे आज हम स्टार्ट करेंगे. लेट मी शेयर जस्ट ये सब चीजें हम कवर कर चुके थे. सो यहाँ हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था. दिस इज अबाउट कैटालिटिक पावर और कैटालिटिक नेचर और इफेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम. तो हम लोग आज जानते हैं कि जो कैटालिटिक स्ट्रेंथ ऑफ एंजाइम है बहुत ही रिमार्केबल है. और एंजाइम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, उसमें कंज्यूम नहीं होता है, उसके काम में नहीं आता, और काम में आ भी जाता है तो हमें रिएक्शन के बाद में वापस मिल जाता है. तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ जो एंजाइम है वो नीडेड होता है किसी भी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कैटलाइज करने के लिए. ये सब उसकी कैटालिटिक पावर के बारे में शॉर्ट में सारे में. तो कैटालिटिक स्ट्रेंथ ऑफ एंजाइम इज रिमार्केबली इनॉर्मस. This is because enzyme actually accelerates the reactive reaction in plant and animal tissue. They increase the rate of chemical reaction without themselves being consumed. जैसा मैंने कहा, और अगर कंज्यूम हो भी जाता है तो वो रिकवर हो जाता है without any qualitative or quantitative change. And very small amount of enzyme needed for catalyzing reaction of large quantity of substrate. तो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, रिएक्शन में यूज आता है पर कंज्यूम नहीं होता है ना, और रिएक्शन को बहुत ज्यादा एक्सीलरेट करता है. जो विदाउट एंजाइम रिएक्शन है और विद एंजाइम रिएक्शन है, उसकी जो रेट ऑफ द रिएक्शन में उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, जिसको हम आगे देखेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो रिएक्शन रेट है और एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, तो ये रेट ऑफ द रिएक्शन को तो अल्टर करता है, उसको तो फास्ट कर देता है, पर जो केमिकल इक्विलिब्रियम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है. इनिशियली जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट की जो रिएक्शन है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है, तो एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना. कुछ टाइम बाद जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बनने लगती है तो उसी रिएक्शन में एक और रिएक्शन चालू होती है, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन. तो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन. एक टाइम ये आता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, या फिर एक उनमें एक कोरिलेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाना. तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये कैटलिस्ट से या एंजाइम से एंटर्ड नहीं होता है. जितना कोई कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, उतना ही वो बैकवर्ड रिएक्शन को करता है. तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, कि रेट कांस्टेंट चेंज होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो चेंज होती है. और एक इंपॉर्टेंट बात इसी कैटालिटिक एक्शन के बारे में कि यहाँ पर कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं होता है एंजाइम के रिएक्शन में. कारण उसका ये है क्योंकि एंजाइम्स होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपनी इफेक्टिवनेस में. ठीक है, इन कंट्रास्ट ऑफ कैटलिस्ट. जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक ही कैटलिस्ट कई सारे रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है, लेकिन एंजाइम के बारे में ऐसा नहीं है. एंजाइम मैंने पहले भी कहा था, जनरली ये वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, सामान्यतः एक्सेप्शंस आर देयर, पहले भी अपन बात कर चुके हैं. तो जनरली एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन इफेक्टिवनेस. जैसे जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन जो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना है, एक एंजाइम है, हम जानते हैं. तो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करता है. अगर ऐसा हो जाए कि हीमोग्लोबिन आम कैटलिस्ट की तरह स्पेसिफिक ना हो, तो उसका वर्किंग ही डाउट में आ जाएगा, क्योंकि उसका काम यही है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ही बाइंड करे, उसको ट्रांसपोर्ट करे. तो एंजाइम हीमोग्लोबिन ओनली ट्रेलर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन, ऐसा लिखा है.
एंजाइम इज प्रिसाइसली एडेप्टेड टू कैटलाइज ए पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये कैटालिटिक पावर के बारे में बात है कि बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, रिएक्शन में यूज नहीं आता, कंज्यूम नहीं होता है ना, और अगर यूज आए तो भी वो वापस को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्सलेट कर देता है रिएक्शन को, और बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये इसके कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। अब जो कैटालिटिक पावर है एंजाइम की, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे हम पता है कि इस एंजाइम की कैटालिटिक पावर इस एंजाइम की कैटालिटिक पावर से कम या ज्यादा है। तो उसके लिए डेफिनेशन, एक डेफिनेट टर्म है जिसे हम कहते हैं टर्नओवर नंबर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। क्या है ये टर्नओवर नंबर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी? ये क्या है? तो ये वो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में। एंजाइम एक्टिविटी क्या है वो हमने अभी पढ़ा नहीं है, पर मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्पसेस उसका दिया था कि एंजाइम बेसिकली क्या है। एंजाइम, सपोज ये एंजाइम है, एंजाइम के पास कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं जिसमें वो रिएक्टेंट को अलाउ करता है जुड़ने के लिए। तो एक्टिव साइट का कुछ ना कुछ एक साइज शेप होता है, इसीलिए स्पेसिफिक होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट उसमें आके फिट बैठेगा, ये डिपेंड करेगा उस प्रोडक्ट के शेप पर, तो इसलिए स्पेसिफिक होते हैं। तो एंजाइम है, एंजाइम में रिएक्टेंट आके यहाँ पर उसने साइड दिया, वहां आके चिपक जाएगा। कई सारी साइट्स हैं एंजाइम के पास, ठीक है, नंबर ऑफ साइट्स हैं। जब वो सारी साइट्स भर जाएं, जितनी भी साइट्स एंजाइम के पास हैं एक्टिव साइट, वो सारी साइट्स भरने के बाद उन रिएक्टेंट में से कितने जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, वो कहलाता है टर्नओवर नंबर। मतलब एंजाइम की सारी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो रिएक्टेंट जब सबस्ट्रेट जब कवर कर लेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और उस एंजाइम को छोड़ के निकल जाएगा। एंजाइम जैसा था वैसा वैसा रहेगा। तो वो कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं पर यूनिट टाइम when enzyme is fully saturated with substrate, that is called turnover number or molecular activity. तो डेफिनेशन देख लेते हैं, that is a number of substrate molecule converted in product in per unit time when enzyme is fully saturated with substrate. मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। For most of the enzyme, this turnover number fall between 1 to 10 to the power 4 per second. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 जब टर्नओवर नंबर है, इसका क्या मतलब होगा कि जब एंजाइम फुली सैचुरेटेड है सबस्ट्रेट से, उस समय में उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का जिसका टर्नओवर नंबर उस एंजाइम के लिए 1 है, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का एक मॉलिक्यूल पर सेकंड सबस्ट्रेट में चेंज हो रहा है, तो ये बहुत ही कम है। जबकि दूसरी तरफ 10 टू द पावर 4 मॉलिक्यूल पर सेकंड प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा है। तो एक रेंज बहुत ही वास्ट होती है एंजाइम का। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा नोन है उनमें से एक होता है जिसका जो टर्नओवर नंबर है, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उन एंजाइम्स में से एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका हाइड्रेशन करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा है CO2, इसका हाइड्रेशन किया, इसमें वाटर जुड़ा और बनाया क्या इसने, कार्बोनिक एसिड। और इसमें एंजाइम कौन सा काम आ रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जब हम इस रिएक्शन की बात करें जिसमें हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो विदाउट एंजाइम अगर ये रिएक्शन होती है और विद एंजाइम रिएक्शन होती है, तो जो टर्नओवर नंबर है उसमें डिफरेंस क्या है, 6 लाख पर सेकंड। तो दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन। इसका मतलब क्या है कि 6 lakhs ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट यही ना, मॉलिक्यूल चेंज इन द कार्बोनिक एसिड पर यूनिट टाइम व्हेन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज फुली सैचुरेटेड विद दैट सबस्ट्रेट। ये इसका मतलब है। तो ये अगर देखें तो 6 into 10 to the power 7 टाइम फास्टर है देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन से। ये कुछ रिएक्शंस है जिनकी टर्नओवर नंबर पर सेकंड में दिए गए हैं। तो वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टर्नओवर नंबर्स और द
एक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ द दैट पर्टिकुलर एंजाइम। जैसे ट्रिप्टोफेन सिंथेटेज है, इसका टर्नओवर नंबर सिर्फ 2 है, मतलब 2 molecule of substrate change into product in unit time when enzyme is fully saturated। ऐसे ही chymotrypsin 100, acetylcholine esterase 25,000 एंड अभी जो पढ़ा हमने कार्बनिक एनहाइड्रेट 6 लाख। तो एक रेंज है तो जिसका सिर्फ है 2 पर सेकंड है, दूसरी तरफ 6 लाख पर सेकंड है। तो ये वैरायटी ऑफ एंजाइमेटिक टर्नओवर नंबर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है इसका कि व्हाट इज कैटालिटिक पावर और व्हाट इज कैटालिटिक नेचर और इफेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम एंड हाउ कैन बी डिनोटेड डिफाइन। ये सब इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि एंजाइम छोटी सी अमाउंट में हम डालते हैं तो वो काफी एक्सलेट कर देता है, कंज्यूम नहीं होता है, जो इक्विलिब्रियम है उसको चेंज नहीं करता है, और फिर उसके बाद हम टर्नओवर नंबर और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिसिटी एंड रेगुलेशन। तो ये जो टर्म है स्पेसिफिसिटी, हमने पहले भी इसको बार बार बोला है, ये जो वो टर्म है जो कि इसको जो केमिकल कैटलिस्ट है उससे अलग करती है और स्पेशल बनाती है। क्योंकि स्पेसिफिसिटी मतलब यह है कि स्पेसिफिक होना किसी भी रिएक्शन के लिए, कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन किसी भी ग्रुप या ज्योमेट्रिक आइसोमेर, हम ये चारों चीजें देखेंगे अभी, उसके बारे में स्पेसिफिक होता है, उसी रिएक्शन को वो टारगेट करता है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर विद वेरी लिटिल एक्सेप्शंस। तो स्पेसिफिक क्यों होते हैं? फर्स्ट, स्पेसिफिक क्यों होते हैं, स्पेसिफिक कैसे हैं, ये चीजें चारों इनमें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट थिंग, एक्ट ऑन वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम नीचे करके पढ़ेंगे कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को वो टारगेट करे एंजाइम। दूसरा, एक्ट ऑन ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड। कुछ ऐसे ग्रुप्स हो जो कि स्ट्रक्चरली आपस में रिलेटेड है, एक ही सबस्ट्रेट नहीं है, अलग अलग है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटेड है आपस में। एक्ट सेलेक्टिवली ऑन वन ऑफ द टू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा, जो हमने पढ़ा लिवोरोटेटरी और डेक्सोरोटेटरी, उनमें से किसी एक को ही वो टारगेट करेगा। और चौथा है एक्ट सेलेक्टिवली ऑन वन ऑफ द टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि सिस और ट्रांस करते हैं, डबल बॉन्ड के कारण जो होता है, उनमें से किसी एक पर अटैक करेगा। तो चारों चीजें ही बहुत ही स्पेसिफिक है और एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है यही इसको खास बनाती है। तो हम एक एक करके अब इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो है वो एक्ट ऑन वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, इसको हम कंप्लीट स्पेसिफिसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्पेसिफिसिटी, इसमें क्या होता है, वन एंजाइम ओनली कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन ओनली वन सबस्ट्रेट। एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट को टारगेट कर सकता है, उसके अलावा किसी और को टारगेट नहीं करेगा। That this is why it is called complete और absolute specificity। इसका एग्जांपल है जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी, वो भी इसका एग्जांपल है। इसमें एक कार्बनिक एनहाइड्रेट एंजाइम है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हाइड्रेशन होता है उससे कार्बनिक एसिड बनता है। सिर्फ इस रिएक्शन को ही ये एंजाइम एक्टिवेट करता है या कैटलाइज करता है, इसके अलावा और किसी रिएक्शन को किसी भी सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। ऐसे यूरियस सिर्फ और सिर्फ यूरिया पे ही काम करता है। ये हम देख रहे हैं, यूरिया से हाइड्रोजन से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये सिर्फ इसी रिएक्शन को टारगेट करेगा। तो ये कहलाती है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ये बहुत ही हाई लेवल की स्पेसिफिसिटी है। ये एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट, इधर उधर जाना ही नहीं है। ओके, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी हम देख चुके हैं। इसके एग्जांपल और भी है। लैक्टेज acts only on lactose, sucrase act only on sucrose, maltase acts only on maltose। तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं। इसका नाम हो गया कंप्लीट स्पेसिफिसिटी, जबकि एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट हो। दूसरा, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, जैसे कि नाम बता रहा है, when enzyme is capable of catalyzing the reaction of structurally related group of compound। जैसे यहाँ पर जो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, एलडीएच जिसको शॉर्ट में कह रहे हैं हम, वो क्या कर रहा है, वो कैटलाइज कर रहा है पायरुविक एसिड, है ना,
इसको ये NADH द्वारा चेंज कर रहा है लैक्टिक एसिड में। ओके, तो पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज कर रहा है। ऐसे ही ये LDH जो होता है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, इस तरह के जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उन सबको ही ये कैटालाइज कर सकता है। जैसे इट आल्सो कैन कैटालाइज डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, ये कहलाती है ग्रुप स्पेसिफिसिटी। इसे एक और एग्जांपल है, जैसे एमिनो पेप्टिडेज है और कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, तो एक ही ग्रुप है ये एमिनो पेप्टिडेज है ना। तो यहाँ पर एक प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड है हमारे पास, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। दोनों ही एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, बट इनके हाइड्रोलाइज की जो साइट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे जो एमिनो पेप्टिडेज है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है जो एन टर्मिनल होता है प्रोटीन का, वहां से इसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, जबकि जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो क्या कर रहा है, सी टर्मिनल से इसको हाइड्रोलाइज कर रहा है। ये इसमें फर्क हो जाता है। थर्ड वन, दिस इज ए ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी, जो मैंने बताया था डेक्सोरोटरी और लीवोरोटरी से कंसर्न पे। So when one enzyme is capable of catalyzing only one of the two optical isomer, that shows most striking aspect of the enzyme specificity. जैसे डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डी अमीनो एसिड को ही कीटो एसिड में बदलता है। एसिड से कीटोन बनते हैं हम जानते हैं, ठीक है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होता है डी अमीनो एसिड्स का, तो यहाँ पर सिर्फ डी होगा, एल अमीनो एसिड पे ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज डाला गया है। ऐसे ही जो आर्जिनेस है वो सिर्फ एल आर्जिनिन पे ही यूज होता है, डी आर्जिनिन पे यूज नहीं होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स हैं डी या एल दोनों में से एक पे ही एंजाइम कैटालाइज करेगा, दूसरी रिएक्शन कैटालाइज नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और इसका है, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ये सिर्फ एल अमीनो एसिड है उन पे ही काम कर रहा है, जबकि डी एलेनिन जो होता है अमीनो एसिड, यहाँ पर डी एलेनिन अमीनो एसिड है वो इस पे काम नहीं आता है। कारण क्या है, रीजन वही जो मैंने बताया था, इनके इन एंजाइम्स के बाद में एक्टिव साइट्स दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये एक्टिव साइट्स हैं। ओके, हाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये जो साइट्स है दीज आर कॉल्ड एक्टिव साइट्स, ये साइट्स हैं। तो ये एक्टिव साइट्स हैं, उनका जो शेप होता है वो इस तरह का होता है जिसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सट्रेट ही आके फंस सके। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक्टिव साइट उपलब्ध करा रहा है जहां पर कि सब्सट्रेट आ जाए और रिएक्शन, मतलब क्योंकि रिएक्शन होने में क्या जरूरी है, रिएक्शन होने में जरूरी है कोलेजन, ये हम सब जानते हैं, कोलेजन थ्योरी पढ़ी है आपने कैनेटिक्स के अंदर। तो जब तक कोलेजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी। तो एक तो होता है कि हमने छोड़ दिया एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल है, पता नहीं कब आके वो टकराएंगे। एक एंजाइम आया एक्टिव साइट से जहां पर कि वो सबस्ट्रेट आके उनको एक जगह दी कि वो वहां मिल पाए आके, तो मिले, टक्कर हुआ, प्रोडक्ट निकल गया। तो जो एल इसकी जो स्पेसिफिक साइट्स हैं उनमें एल एलिन तो फिट बैठ जाता है, बट डी एलिन इसमें नहीं आता है। यही कारण है कि इनमें स्पेसिफिसिटी होती है, उसको हम कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो एल एमिनो एसिड ऑक्सीडेज ये एंजाइम है जिस पर सिर्फ एल एमिनो एसिड जैसे एल एनालिन वो आके वो करेगा, ठीक है, वो आके सबस्ट्रेट आके रह सकता है, बाकी कोई सबस्ट्रेट नहीं आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। तो ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी की हम बात करें तो व्हेन वन एंजाइम इज कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द सिस और ट्रांसफॉर्म ऑफ वन सबस्ट्रेट सेलेक्टिवली। तो सिस और ट्रांस हम जानते हैं डबल बॉन्ड के कारण होता है, एक सिस होता है ट्रांस होता है। तो अगर कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का सिर्फ सिस से ही रिएक्ट करे, सिर्फ सिस को ही कैटालाइज करे, या फिर सिर्फ ट्रांस को ही कैटालाइज करे, तो वो कहलाती है ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। जैसे मैलिक एसिड है, ठीक है, तो मैलिक एसिड इज द सिस आइसोमर ऑफ ब्यूटेन डाइऑक्साइड एसिड, ये हम जानते हैं। फ्यूमेरिक एसिड है वो ट्रांस आइसोमर है ब्यूटेन डाइऑक्साइड एसिड का। तो जो एक एंजाइम होता है फ्यूमेरेज, जो फ्यूमेरेज होता है वो कैटालाइज करता है फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, बट वो मैलिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैलिक और फ्यूमेरिक क्या है आपस में, दोनों सिस और ट्रांस आइसोमर है। तो जो फ्यूमेरेज है वो
फ्यूमेरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो मैलिक एसिड में बदल देगा, बट मैलिक एसिड जो कि सिस आइसोमर है उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिसिटी। ओके, ट्रांस से तो रिएक्ट कर रहा है बट सिस से नहीं कर रहा है ना। जैसे फ्यूमेरेट को मैलेट में बदल रहा है, पर ये मैलेट जो मैलिक एसिड है उसको ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो नाउ हमने चारों देखा, अब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि द लेवल ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट इज यूजुअली वेरी हाई। तो किसी भी कोई भी एंजाइम है उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है किसी सबस्ट्रेट के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे एक सीरीज ऑफ एंजाइम्स जिन्हें कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटीन है ना, उसको लाइटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जैसे जैसे So, proteolytic enzyme, for instance, catalyze the hydrolysis of peptide bond. जो प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड है, हम जानते हैं CONH बॉन्ड होते हैं, उनको ये हाइड्रोलाइज करते हैं, इनकी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये कैसे स्पेसिफिक है, बहुत ही इनकी जो डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी बहुत ही हाई और डिस्टिंक्ट होती है। जैसे सबसे पहले देख लें होते क्या है प्रोटेोलाइटिक, ये पेप्टाइड बॉन्ड है CONH, जस्ट अ मिनट, दिस इज ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो स्पेसिफिकेशन ये इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। एक तो पार्ट बनता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल कंपोनेंट, दूसरा पार्ट जो बनता है वो होता है एमिनो कंपोनेंट। ठीक है, दो में ये इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। किसने किसके द्वारा हुआ, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पर अवेलेबल है। दीज एंजाइम्स आर वेरी डिस्टिंक्ट इन देयर डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। एक एक करके हम एग्जांपल इसका देखेंगे कैसे। जैसे सबसे पहले सब्टिलिसिन, ठीक है, ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है, ये एक बैक्टीरियल एंजाइम है। ठीक है, इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट द नेचर ऑफ द साइड चेन एडजेसेंट टू द पेप्टाइड बॉन्ड टू बी क्लीव। तो ये एंजाइम है, ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। एग्जांपल ले रहे हैं हम करके स्पेसिफिसिटी का, उनका जो डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी वो डिफाइन करें। तो सबसे पहले हमने देखा सब्टिलिसिन एक बैक्टीरियल एंजाइम है, वो ये फर्क नहीं करता है कि कौन सा कहां से बॉन्ड ये ब्रेक, डज नॉट डिस्क्रिमिनेट द नेचर ऑफ द साइड चेन एडजेसेंट टू द पेप्टाइड बॉन्ड टू बी क्लीव। ये अभी क्लियर हो जाएगा कि मैं किन साइड चेन्स की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जब हम आते हैं पेप्सिन, सबने नाम सुना होगा इसके बारे में। ये जो पेप्सिन है, जो पेप्सिन का हम देखते हैं, ये सपोज कोई एक एमिनो एसिड है जिसमें एक पार्ट है वो एरोमेटिक एमिनो एसिड है, दूसरा डाइकार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड है। ठीक है, तो इसको हम देखें तो इसमें क्या होता है, पेप्सिन प्रिफेर बॉन्ड इन्वॉल्विंग द कार्बोक्सिल एंड एमिनो ग्रुप्स, ध्यान देने की बात है, ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एंड एरोमेटिक एमिनो एसिड रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो कार्बोक्सिलिक है वो साइड कौन सा होगा, डाइकार्बोक्सिलिक जो एमिनो एसिड, तो ये यहां से इसको ब्रेक करेगा। ओके, यहां से ब्रेक करेगा, क्योंकि इसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं। ये इसको CONH यहां भी तो होगा, क्योंकि ये तो चेन होती है, पेप्टाइड लिंकिंग होता है, तो CONH बॉन्ड हमारे पास यहां भी है। तो इसको अगर यहां से ब्रेक करता तो जो एरोमेटिक एमिनो एसिड है वो होता कार्बोक्सिलिक साइड, और जो डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड है वो होता एन साइड, है ना। लेकिन जो पेप्सिन है वो प्रिफर करता है इसको ब्रेक करने के लिए, कहां से, जो कार्बोक्सिलिक साइड है वो तो रहे डाइकार्बोक्सिल अमीनो एसिड की तरफ, और जो एमिनो ग्रुप है वो रहे एरोमेटिक अमीनो एसिड की तरफ। तो ये स्पेसिफिसिटी मेरे यहां सब समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि CONH बॉन्ड है, ये लिंकिंग है, CONH पेप्टाइड लिंकिंग होता है। तो ये कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक हो या यहां से ब्रेक हो, दो ऑप्शन इसके पास होते हैं। तो ये जो पेप्सिन है वो प्रीफर करता है कि जो एरोमेटिक है उस साइड में जो एन एमिनो एसिड वाला साइड है वो रहे। ओके, सिंस द बॉन्ड अटैच्ड आर यूजुअली लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन सबस्ट्रेट, द पेप्सिन इज कॉल्ड एन एंडोपेप्टिडेज, क्योंकि ये जो बॉन्ड है CONH वाला जिसमें कि NH एरोमेटिक साइड में है, ये बहुत ही अंदर की तरफ होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम पेप्सिन जो है इसको एक और टर्म में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं एंडोपेप्टिडेज। ऐसे ही एग्जांपल एक और है ट्रिप्सिन, इसका नाम तुमने सुना होगा। हाँ,
सेम एज अबव एग्जांपल ट्रिप्सिन लाइकवाइज इज एन एंडोपेप्टिडेज, ये भी एंडोपेप्टिडेज है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या करता है, इसके पास क्या है, ये इसकी स्पेसिफिसिटी है। इसकी स्पेसिफिसिटी ये है कि ये इट splits peptide bond in which carboxylic acid group is constituted by either lysine or arginine only। तो ऐसा कोई भी प्रोटीन चेन हो, प्रोटीन पेप्टाइड लिंकिंग हो, जिसमें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड साइड है, दिस वन CO, इस साइड में या तो लाइसिन हो या फिर आर्जिनिन हो, तभी ट्रिप्सिन रिएक्ट करेगा, अदरवाइज ये उसको कैटालाइज रिएक्शन को नहीं करेगा। तो कितना स्पेसिफिक हो गया कि एक जो CO साइड है वहीं से ब्रेक करेगा पहले चीज तो, ठीक है, कार्बोक्साइड लाइसिन या आर्जिनिन की तरफ ही होंगी, और ये होना जरूरी है, तो लाइसिन हो या आर्जिनिन हो, इतना स्पेसिफिक हो गया। इन दोनों में से कोई और, तब ये ब्रेक होगा। ब्रेक भी कहां से होगा, कार्बोक्सिलिक साइड इनकी तरफ रहेगा। सेम ऐसे ही इसका उल्टा काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ये पेप्सिन जो हमने देखा था, पेप्सिन में क्या किया था, एरोमेटिक साइड में एमिनो ग्रुप रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, chymotrypsin preferentially splits peptide bond in which the carboxylic group is formed and aromatic amino group acid, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो यहाँ ब्रेक हो रहा है, जबकि वहां कहां ब्रेक हुआ था, ऊपर हमने यहाँ से ब्रेक किया था कि ये एरोमेटिक एमिनो एसिड के साथ किया था। तो वो हो गया दिस वन पेप्सिन, और ये हो गया काइमोट्रिप्सिन। दोनों के जो स्पेसिफिसिटी है वो बहुत ही एक्यूरेट है, बट दोनों उल्टा कर रहे हैं, दोनों एक एन ले जा रहा है, एक कार्बोक्सिल ले जा रहा है। वन मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल इज थ्रोम्बिन, जो कि हम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया ब्लड कोगुलेशन में काम में आता है। एज इज वन मोर स्पेसिफिक इन दैट द साइड चेन ऑन द कार्बोक्सिल साइड मस्ट बी आर्जिनिन, whereas the one of the amino acid must be glycine। तो ये जो है थ्रोम्बिन, ये सिर्फ उसी पेप्टाइड लिंकिंग पे काम करेगा जहां पर कि जो कार्बोक्सिलिक साइड है वहां पर तो आर्जिनिन, और जो एमिनो साइड है वहां हो ग्लाइसिन, तभी ये हाइड्रोलिसिस होगा। तो इतना ज्यादा स्पेसिफिक है, तो ये कहलाती स्पेसिफिसिटी। अब एक नई टर्म आती है मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो कुछ ऐसे मॉडिफाइड होते हैं, जैसे कुछ कैटलिस्ट के एग्जांपल ऐसे हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, एक तो यूनिट होती है कैटालिटिक सब यूनिट, और दूसरी होती है मॉडिफाइड सब यूनिट। तो कैटेलाइज्ड अपने आप में वो रिएक्शन नहीं, वो एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए होता है, स्पेसिफिक होता है, लेकिन उस रिएक्शन को वो कैटेलाइज नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ में मॉडिफाइड सब यूनिट नहीं लगी होती है, और यही चीज उसको खास बनाती है, ठीक है। ये सब गॉड क्रिएटेड चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसको बनाया है गॉड ने, हमने उसको समझा है थोड़ा। देखिए क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जब प्रेगनेंसी टर्म होता है, देखिए यहां से, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ द लैक्टोज सिंथेटिस एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है लैक्टोज सिंथेटिस एंजाइम दैट कैटलाइज द सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज, जो कि एक शुगर है, लैक्टोज और ग्लूकोज रेजिड्यूज की मेमोरी ग्लैंड के अंदर, जो फीडिंग बेबी करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर। तो लैक्टोज सिंथेसिस इट कंसिस्ट ऑफ ए कैटालाइटिक सब यूनिट एंड मॉडिफाइड सब यूनिट। जैसा मैंने बताया, इसमें एक तो कैटालाइटिक सब यूनिट है और एक मॉडिफाइड सब यूनिट है। तो कैटालाइटिक सब यूनिट होती है वो अकेले लैक्टोज सिंथेसिस नहीं कर सकती है, ठीक है, alone cannot synthesize lactose, instead it has a different role of catalyzing the attachment of galactose to protein that contain a covalently linked carbohydrate chain। तो ये लैक्टोज तो नहीं बना सकती है, बट एक डिफरेंट रोल होता है कि ये कैटालाइज करती है अटैचमेंट ऑफ गैलेक्टोज को प्रोटीन में, कि प्रोटीन में गैलेक्टोज जुड़ जाए, ग्लाइकोप्रोटीन बना दे, है ना। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिर्फ एक कैटालाइटिक सब यूनिट होती है, ये लिखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द कैटालाइटिक सब यूनिट इज फॉर्म्ड इन द मेमोरी ग्लैंड एंड वेरी लिटिल मॉडिफाइड सब यूनिट इज फॉर्म, बहुत कम मॉडिफाइड सब यूनिट होता है, इसलिए ये लैक्टोज तो नहीं बना सकता है, पर ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, गैलेक्टोज को प्रोटीन से जोड़ देता है। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है, at the time of childbirth the hormonal levels change significantly and the modified subunit is there। तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है तो मॉडिफाइड सबयूनिट्स बनने लग जाती हैं। मॉडिफाइड सबयूनिट्स क्या होती है, इट एंटर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैटालाइटिक सबयूनिट सो दैट इट लिंक्स गैलेक्टोज टू ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टोज। तो पहले क्या हो रहा था, पहले जो गैलेक्टोज था वो प्रोटीन से जुड़ रहा था
और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा था, पर जैसे ही बर्थ होता है मॉडिफाइड सब यूनिट बनने लगती है, तो मॉडिफाइड सब यूनिट क्या करती है, उसको मॉडिफाई कर देती है और उसको कहती है कि तुम लैक्टोज को ग्लूकोज से जोड़ो और लैक्टोज बनाओ। तो अकेले कैटालिटिक सब यूनिट नहीं बना सकती लैक्टोज, लेकिन जैसे ही मॉडिफायर बनती है सब यूनिट, तो वो लैक्टोज बनाने लगता है, मिल्क फीडिंग होने लगता है। पर चाइल्ड बर्थ द हार्मोन लेवल चेंज इमीडिएटली इन द मदर, मॉडिफाइड सब यूनिट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रेट क्वांटिटी, thus resulting in the production of large amount of lactose। इतना इंटरेस्टिंग बिहेवियर है एक मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी का, कि पहले तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा था, वो जैसे ही मॉडिफाइड सब यूनिट बनी एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो क्या करने लगा, लैक्टोज बनाने लग गया। ये यहाँ तक ही आज हम करेंगे, काफी लंबा लेक्चर हो जाता है, उसके बाद में इंटरेस्टिंग रहता है, तो ये पढ़ेंगे। इसके बाद में थोड़ा इंटरेस्टिंग और बताए, फिर बाद में इसका जो काइनेटिक का पार्ट है वो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।